हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 258 यानी 258। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान दे दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रयोजन मूलक, ध्यान से सुनना, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी, जीविकोपार्जन से। जीविकोपार्जन से प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। क्या है इसका अर्थ? तो प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य है किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। ठीक है, साहित्येतर, ध्यान से सुने, साहित्येतर मानक भाषा को ही प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। ठीक है, साहित्येतर मानक भाषा को ही प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं जो विशेष भाषा समुदाय के समस्त जीवन संदर्भों को निश्चित शब्दों और वाक्य संरचना के द्वारा अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। ठीक है, एक बार फिर से सुने, साहित्येतर मानक भाषा को ही प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं जो विशेष भाषा समुदाय के समस्त जीवन संदर्भों को निश्चित शब्दों और वाक्य संरचना के द्वारा अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। ठीक है, फिर है व्याख्या। भाषिक उपाध्यता, ध्यान से सुने, भाषिक उपाध्यता एवं विशिष्टता का प्रतिपादक प्रयोजन मूलक भाषा से होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, ध्यान दें, भाषिक उपाध्यता एवं विशिष्टता का प्रतिपादक प्रयोजन मूलक भाषा से होता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करें, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर जी का मूल नाम क्या है? पहली बात तो ये समझें कि समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कौन है? कमलेश्वर जी। अब कमलेश्वर जी का मूल नाम बताना है तो ऑप्शन बी, कैलाश सक्सेना। कैलाश सक्सेना कमलेश्वर जी का मूल नाम है और कमलेश्वर जी समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं। तो ऑप्शन में कमलेश्वर आए या कैलाश सक्सेना, आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे व्याख्या पर। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर जी का मूल नाम कैलाश सक्सेना है। ठीक है, वर्ष 1974 में यानी 1974 में सारिका पत्रिका के अक्टूबर अंक में समांतर कहानी का क्रम शुरू हुआ। ठीक है, तो ध्यान रहे, वर्ष 1974 की बात है दोस्तों, जिसमें सारिका पत्रिका के अक्टूबर अंक में समांतर कहानी का क्रम शुरू हुआ। ठीक है, मेरा पन्ना, ध्यान से सुने, मेरा पन्ना स्तंभ में कमलेश्वर जी ने इसकी पृष्ठभूमि और वैचारिकता का धारावाहिक परिचय दिया। ठीक है, मेरा पन्ना स्तंभ में कमलेश्वर जी ने इसकी पृष्ठभूमि और वैचारिकता का धारावाहिक परिचय दिया। ठीक है, किसका? समांतर कहानी का, समांतर कहानी। ठीक है, इसके नामकरण के बारे में इब्राहिम शरीफ ने लिखा है। क्या लिखा है इब्राहिम शरीफ ने? ध्यान दें, आज की हिंदी कहानी को हम लोगों ने समांतर कहानी का नाम दिया है। डफली बजाकर लोगों को चौंकाने के लिए नहीं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुने, आज की हिंदी कहानी को हम लोगों ने समांतर कहानी का नाम दिया है डफली बजाकर लोगों को चौंकाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी पहचान के लिए।
किसके लिए? अपनी पहचान के लिए। ठीक है, पहचाने जाने के लिए नाम भी तो चाहिए ही। पहचाने जाने के लिए नाम भी तो चाहिए ही। ठीक है, ध्यान रखें। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गौर करें। पहला बिंदु है गोपाल दास सक्सेना। क्या नाम है? गोपाल दास सक्सेना। इनको नीरज के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल दास सक्सेना को नीरज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कमलेश्वर जी ने कई पत्रिकाओं का सफल संपादन किया, जिनमें विहान 1954 में आई हुई पत्रिका है। फिर है नई कहानियां, ये 1963 से 66 के बीच आई हुई पत्रिका है। फिर है सारिका 1957 से 1978। फिर है कथा यात्रा 1978 से 1979। फिर है गंगा, ये पत्रिका कब आई? तो 1984 से 1988। ठीक है, एक बार फिर से सुने। कमलेश्वर जी ने कई पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। वे पत्रिकाएं हैं, सबसे पहले विहान 1954, फिर है नई कहानियां 1963 से 1966, फिर है सारिका 1957 से 1978, फिर है कथा यात्रा 1978 से 1979, फिर है गंगा 1984 से 1988। तो सभी पत्रिकाओं को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला बिंदु है, गौर करेंगे। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अग्रणी कथाकारों में आता है। ठीक है, कमलेश्वर जी का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अग्रणी कथाकारों में आता है। उनकी पहली कहानी, ध्यान से सुने, पहली कहानी किसकी? कमलेश्वर जी की। ठीक है, 1948 में, कब? 1948 में प्रकाशित हो चुकी थी। परंतु राजा निर्बंसिया 1957 से वे रातों रात एक बड़े कथाकार बन गए। ठीक है, यानी उनकी पहली कहानी 1948 में प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन जिस कहानी की वजह से वह प्रसिद्ध हुए वह कहानी थी राजा निर्बंसिया। ठीक है, किसकी? कमलेश्वर जी की। कब आई दोस्तों? 1957 में। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है राजा निर्बंसिया। ठीक है, अगला बिंदु है, ध्यान दें। कमलेश्वर जी की प्रमुख कहानियां हैं, कौन कौन सी? ध्यान दें। मांस का दरिया, फिर है नीली झील, फिर है तलाश, कौन सी? तलाश, फिर है बयान, फिर है नागमणि, फिर है अपना एकांत, फिर है आसक्ति, फिर है जिंदा मुर्दे, फिर है जॉर्ज पंचम की नाक, फिर है मुर्दों की दुनिया, फिर है कस्बे का आदमी एवं स्मारक। ठीक है, ये सभी कमलेश्वर जी की प्रमुख कहानियां हैं। एक बार फिर से सुने सभी कहानियों को, गौर करेंगे। कमलेश्वर जी की प्रमुख कहानियां हैं मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाक, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी एवं स्मारक। ठीक है, ये सभी कमलेश्वर जी की प्रमुख कहानियां हैं। ठीक है, और पहली कहानी कब आई? 1948 में, और जिससे इन्हें ख्याति मिली वह कहानी है राजा निर्बंसिया। कब आई? 1957 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कस्बे का आदमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें। समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया? तो दोस्तों ऑप्शन डी, कमलेश्वर जी ने समांतर कहानी आंदोलन चलाया। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। इनमें से कौन सा प्रकार सम आलोचना का नहीं है? तो समालोचना का प्रकार नहीं है। क्या? ऑप्शन बी, आलोचनात्मक आलोचना सम आलोचना का प्रकार नहीं है। इसके अलावा सैद्धांतिक आलोचना,
निर्णयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना, ये तीनों प्रकार हैं किसके? सम आलोचना के। याद रखें, सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना। ठीक है, बाकी आलोचनात्मक आलोचना सम आलोचना का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। फिर है दोस्तों, ध्यान दें व्याख्या पर। सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना इत्यादि सभी सम आलोचना के प्रकार हैं। किसके? सम आलोचना के प्रकार हैं। ठीक है, जबकि आलोचनात्मक आलोचना सम आलोचना का प्रकार नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुन लें। व्याख्या है दोस्तों, सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, ये सभी सम आलोचना के प्रकार हैं, जबकि आलोचनात्मक आलोचना सम आलोचना का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रहे, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार आलोचनात्मक आलोचना सम आलोचना का प्रकार नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान दें। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, इस सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। प्रयोक्ता, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, मुक्तिबोध ने, ध्यान दें, मुक्तिबोध ने अपनी चिंतन प्रणाली से एक सूत्र को जन्म दिया जो उनकी कविताओं और आलोचनाओं में पिरोया हुआ है। ठीक है, वह सूत्र है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन। ठीक है, तो ध्यान रहे, मुक्तिबोध जी ने अपनी चिंतन प्रणाली से एक सूत्र को जन्म दिया, यानी एक फॉर्मूला बनाया जो उनकी कविताओं और आलोचनाओं में मिलता है। ठीक है, वह सूत्र है दोस्तों संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन। ठीक है, ध्यान दें, रचना की प्रक्रिया में, ध्यान से सुनना, रचना की प्रक्रिया में चूंकि इंद्रिय संवेदन की प्रधान भूमिका होती है और उसे दृश्य रूप में बोध को व्यक्त करना होता है, इसीलिए ज्ञान को संवेदना में घोलने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? रचना की प्रक्रिया में चूंकि इंद्रिय संवेदन की प्रधान भूमिका होती है और उसे दृश्य रूप में बोध को व्यक्त करना होता है, इसीलिए ज्ञान को संवेदना में घोलने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, संवेदना ही, ध्यान दें, संवेदना ही दृश्यांकन में सक्षम होती है। ठीक है, संवेदना ही दृश्यांकन में सक्षम होती है। रचना की आदि बिंदु संवेदना क्या है? रचना की आदि बिंदु संवेदना और अंतिम परिणति संवेदना ही होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोई भी रचना है उसका शुरुआती बिंदु संवेदना ही होती है और उसकी अंतिम परिणति भी संवेदना ही होती है। ठीक है, ज्ञान की भूमिका, ध्यान दें, ज्ञान की भूमिका मध्य में है। ठीक है, और जो ज्ञान होता है वह कहाँ रहता है? मध्य में, किसी रचना के मध्य में। ठीक है, लेकिन शुरुआत और अंत में संवेदना ही रहती है। ठीक है, यह संवेदना को भी विश्लेषित करता हुआ तिरोहित हो जाता है। यह संवेदना को भी विश्लेषित करता हुआ तिरोहित हो जाता है। मुक्तिबोध, ध्यान दें, गजानन माधव मुक्तिबोध इसे संवेदन शक्ति में विलक्षण विश्लेषण प्रवृत्ति का होना कहते हैं।
मुक्तिबोध इसे क्या कहते हैं? वे कहते हैं संवेदन शक्ति में विलक्षण विश्लेषण प्रवृत्ति में का होना कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। तो ये सूत्र याद रखें। कौन सा सूत्र? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, इससे संबंध है किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध का। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार्य, क्या कह रहे हैं? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर है। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर, ध्यान से सुनना जरा। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था? रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वैष्णव धर्म से आसक्त होकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। कौन? रसखान। ठीक है, रसखान जी वैष्णव धर्म से आसक्त होकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इसी परंपरा का पालन वाहिद और आलम ने, किसने? वाहिद और आलम ने भी किया। ठीक है, इन मुस्लिम हरि भक्तों के लिए, इन मुस्लिम हरि भक्त यानी कृष्ण भक्तों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उपर्युक्त उक्ति कही है। ठीक है, उपर्युक्त उक्ति कही है। जो पंक्ति अभी हमने पढ़ी, क्या पढ़ी? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य। तो ये जो मुसलमान हरिजनन है, कौन है? रसखान, वाहिद और आलम। ठीक है, इन तीनों के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह पंक्ति कही है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मुसलमान होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नोल्ड, क्या नाम है? एडविन आर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो ये जान लें, जीके का प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को, भगवान गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुने फिर से एक बार प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एडविन आर्नोल्ड के आख्यान काव्य, एडविन आर्नोल्ड हैं जिनका एक आख्यान काव्य है लाइट ऑफ एशिया, इसका बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुवाद किया? तो ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का, लाइट ऑफ एशिया कैसा काव्य है? आख्यान काव्य, ये भी याद रखें। ठीक है, इसका ब्रज भाषा में बुद्ध चरित के नाम से पद्या अनुवाद किया। ठीक है, कैसा किया? पद्या अनुवाद। ठीक है, तो ये प्रश्न यहीं से बनता है कि बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरित कैसी पुस्तक है? तो यह एक पद्या अनुवाद है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया अनुवाद है ये? तो ध्यान रहे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ब्रज भाषा में बुद्ध चरित के नाम से पद्या अनुवाद किया। किसका? एडविन आर्नोल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का। ठीक है, ध्यान दें, रामचंद्र शुक्ल ने जायसी तथा बुद्ध चरित की भूमिका में क्रमशः अवधी तथा ब्रज भाषा का भाषा शास्त्रीय विवेचन करते हुए उनका स्वरूप भी स्पष्ट किया है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, जायसी, ये भी रचना किसकी है?
रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, तो इनकी दो रचनाएं हो गई जिनका अनुवाद किया है, जायसी और बुद्धचरित। तो ध्यान दें, रामचंद्र शुक्ल ने जायसी तथा बुद्धचरित की भूमिका में क्रमशः अवधी तथा ब्रज भाषा का भाषा शास्त्रीय विवेचन करते हुए उनका स्वरूप भी स्पष्ट किया है। ठीक है, याद रखेंगे। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन अंग्रेजी का नाम है। ठीक है, तो इसका कल्पना का आनंद नाम से एवं राखाल दास बंद्योपाध्याय के शशांक उपन्यास का हिंदी में रोचक अनुवाद किया है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जोसेफ एडिसन की रचना प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन का अर्थ ही होता है कल्पना, तो इस रचना का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया। ठीक है, और राखाल दास बंद्योपाध्याय इनके शशांक उपन्यास का हिंदी भाषा में रोचक अनुवाद किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे जोसेफ एडिसन की। अगर आपसे पूछा जाए कि शशांक उपन्यास किसका है, तो आप बताएंगे राखाल दास बंद्योपाध्याय का। ठीक है, ध्यान दें, अगला बिंदु है शशांक मूल बंगला में दुखांत उपन्यास है। ठीक है, तो शशांक मूल बंगला भाषा में दुखांत उपन्यास है, पर उन्होंने उसे सुखांत बना दिया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है ऋतु वर्णन। तो ध्यान से सुनना, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग एरर लग रहा है। ठीक है, इसको एक बार फिर से सुने प्रश्न को, ध्यान दें। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने अतिरिक्त नहीं किया है, यानी ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी सेनापति के लिए कहा है कि सेनापति के जैसा ऋतु वर्णन किसी भी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। यह कथन किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सेनापति के संदर्भ में कहा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रकृति निरीक्षण। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन सेनापति कवि के लिए है। ठीक है, रीतिकालीन कवि हैं सेनापति। ठीक है, और ध्यान रखें प्रकृति चित्रण के लिए ही सेनापति का नाम रीतिकाल में लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी वासुदेव सिंह कवि त्रिलोचन जी का पूरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्य धारा का प्रमुख हस्ताक्षर माने जाने वाले कवि त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्य धारा के कवि हैं कवि त्रिलोचन। ठीक है, तो ध्यान रखें जिनका मूल नाम वासुदेव
सिंह था। ठीक है, वे आधुनिक हिंदी, ध्यान से सुने, आधुनिक हिंदी कविता को प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों यानी नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह तथा कवि त्रिलोचन में से एक थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कवि त्रिलोचन आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी के रूप में जाने जाने वाले 3 स्तंभों यानी नागा अर्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और कवि त्रिलोचन में से एक हैं। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी कविता आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभ कवि कौन है? ठीक है, तो आप बताएंगे नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और कवि त्रिलोचन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, उन्हें हिंदी लघु कविता, ध्यान से सुने, हिंदी लघु कविता जिसे हम सोनेट कहते हैं, क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं, इसका साधक माना जाता है। ठीक है, उन्हें हिंदी लघु कविता का यानी सोनेट का साधक माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुल्तानपुर जिले में, सुल्तानपुर जिले में वर्ष 1917 में। कब? 1917 में। तथा मृत्यु 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में हुई थी। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ कवि त्रिलोचन जी का? तो सुल्तानपुर जिले में 1917 में, और मृत्यु कब हुई? 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दे दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। त्रिलोचन, कवि त्रिलोचन का पहला कविता संग्रह धरती, कौन सा? धरती, वर्ष 1945 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1945 में त्रिलोचन का, कवि त्रिलोचन का पहला कविता संग्रह धरती प्रकाशित हुआ। ठीक है, फिर है अगला बिंदु, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, इसके लिए वर्ष 1981 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी कवि त्रिलोचन को मिला है। ठीक है, ताप के ताए हुए दिन के लिए 1981 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है कवि त्रिलोचन को। ध्यान रखें। अगला बिंदु है 1979, वर्ष 1989 से 1990, 1989 से 1990 में हिंदी एकेडमी द्वारा, ध्यान से सुने, हिंदी एकेडमी द्वारा शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसे? कवि त्रिलोचन जी को शलाका सम्मान से। ठीक है, इसके अलावा शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, कवि त्रिलोचन जी को शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया 1989 से 1990 में। ठीक है, इसके अलावा इन्हें कुछ उपाधियां भी मिली हैं दोस्तों। कौन कौन सी? शास्त्री की और साहित्य रत्न की। ठीक है, अगला बिंदु है, गौर करें, इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं। किसकी? कवि त्रिलोचन जी की। ठीक है, ध्यान दें। धरती कब आई? 1945 में। फिर है गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, धरती इनकी पहली कृति है 1945 में। ठीक है, फिर है गुलाब और बुलबुल 1956 में। फिर है दिगंत, क्या है? दिगंत 1957 में। फिर है शब्द 1980 में। फिर है मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 में। फिर है अर्धान 1984। फिर है तुम्हें सौंपता हूँ 1985। फिर है चैती 1987। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? प्रमुख कृतियां हैं। किसकी? कवि त्रिलोचन जी की। एक बार फिर से सुन ले दोस्तों, ध्यान दें कवि त्रिलोचन जी की अन्य प्रमुख कृतियों पर। सबसे पहले धरती
1945 में, फिर है गुलाब और बुलबुल 1956 में, फिर है दिगंत 1957 में, फिर है शब्द 1980 में, फिर है मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 में, फिर है अर्धान 1984 में, फिर है तुम्हें सौंपता हूँ 1985 में, फिर है चैती 1987 में। ठीक है, तो ये सभी कवि त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियां हैं, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट कवि हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।